आप जानते हैं हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारा देश का जो युवा है ना, वो आज के समय में इतना ज़्यादा मशगूल हो चुका है कि वो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में रुचि ही नहीं रखता। अपने आप को कूल साबित करने के चक्कर में अपनी पृष्ठभूमि को भूल जाना, आने वाले समय में आपकी जड़ों को ही कमज़ोर करता है। ऐसा मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी जब कुछ दिनों पहले मनोज कुमार साहब का निधन हुआ, तब कई लोग पूछ रहे थे कि यार ये कौन है? जिस व्यक्ति के फ्यूनरल में पूरा का पूरा बॉलीवुड चला गया है। मतलब शायद ही कोई ऐसा दिग्गज बचा होगा बॉलीवुड का जो उनकी आखिरी यात्रा में शामिल नहीं हुआ होगा, जिनको राजकीय सम्मान दिया गया है। सवाल काफ़ी सारे हैं, लेकिन समझना ये पड़ेगा कि आखिर मनोज कुमार भरत कुमार क्यों कहलाते थे? आखिर क्यों उनको देश प्रेम में एक सबसे बड़ा कलाकार के तौर पर देखा जाता था? जो आज हम लोग नेशनलिज्म के तौर पर अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की बातें करते हैं, वो मनोज कुमार ने उस समय पर जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था और आज जितनी नफरत फैली हुई है उतनी नफरत भी नहीं थी, तब भी कैसे अचीव किया था, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देश में 60, 70 और एक हद तक हम कह सकते हैं 80 के दशक की भयंकर गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी का दौर, साथ में बाढ़ और सूखा से हैरान और परेशान किसान, समाजवाद के नाम पर फैक्ट्रियों में होने वाली हड़ताल, भूखे कामगार, ट्रेड यूनियंस और मिल मालिकों के बीच में रस्साकशी में पिसते मजदूर की कहानी के बीच नायक का एक अप्रतिम देश प्रेम। मनोज कुमार की एक बहुत ही सिंपल और सादी सी कहानियां, जिन्हें देश की आम जनता उतना ही पसंद करती थी जितना कि सुपरस्टारडम वाले हीरो धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्मों को करती थी। घोर निराशा के उस दौर में जब देश में राष्ट्रवाद विरोधी विचारधारा वाली राजनीतिक दलों का दौर था, देश की जनता को अपने देश की संस्कृति और महानता पर गर्व करना सिखा रहे थे मनोज कुमार। मुझे आज भी याद है जब मैंने काफ़ी बचपन में पूरब और पश्चिम देखी थी, तो उस मूवी का जो एक गहरा प्रभाव मेरे दिमाग के ऊपर पड़ा था, वो प्रभाव काम आया जब मैंने नमस्ते लंदन देखी। ऐसा लगा कि मैं मनोज कुमार साहब की पूरब और पश्चिम का शायद एक दूसरा हिस्सा देख रहा हूँ। काफ़ी हद तक वो उससे इंस्पायर्ड भी थी। 80 के दशक में होश संभाल रहे तमाम युवाओं को उन्होंने जीने का एक सलीका सिखाया। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी के जिस दौर में युवा अपने कर्तव्य पथ से भटक रहे थे, उन्हें यह समझाने में मनोज कुमार लगे हुए थे कि ये मत सोचो कि देश हमें क्या दे रहा है, उससे पहले यह सोचो कि देश तुम्हें आखिर क्या दे रहा है। उन्होंने दर्जनों सुपर डुपर हिट फिल्में बनाई। उनकी एक सिंपल सी स्टाइल थी जिसकी लोग नकल भी करते थे और आज भी कोशिश करते हैं, पर उन्हें कभी महान फिल्मकार नहीं माना गया। उन्हें कभी वो सम्मान नहीं मिला जो राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद साहब को मिला। उन्हें कभी राज कपूर जैसा महान फिल्मकार नहीं माना गया, उन्हें दिलीप कुमार जैसा महान एक्टर नहीं माना गया। और ये उनका दुर्भाग्य था, या देश का इको राष्ट्रवाद विरोधी इकोसिस्टम जो कि उन्हें महान बनने नहीं देना चाहता था। ये एक बहस का विषय हो सकता है, पर कांग्रेस ने उनके जरिए छद्म राष्ट्रवाद की खूब भुनाया था। पिछली सदी में आजादी मिलने के बाद 90 के दशक तक दो चीजें एक साथ चली थी। देश की जनता कांग्रेस की सरकारें चुनती थी और मनोज कुमार की देशभक्ति वाली फिल्में हिट रहती थी। 60 के दशक में मनोज कुमार की शहीद ए आजम भगत सिंह को आम लोगों का इतना प्रेम मिला कि देश को एक राष्ट्रवादी कलाकार मिल गया। मनोज कुमार देश प्रेम से ओतप्रोत फिल्में बनाते और जनता उनकी फिल्में हिट कराती। पूरब पश्चिम, उपकार, रोटी कपड़ा मकान और क्रांति, ये कुछ ऐसी फिल्में थीं जिन्होंने भारत कुमार के रूप में उन्हें हिट करा दिया। मनोज कुमार का राष्ट्रवाद आज के राष्ट्रवाद से काफी अलग था। समय, काल और परिस्थितियों का फिल्मों और साहित्य पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसे समझा जा सकता है। देश में पिछले 3 दशक से बन रही देश प्रेम वाली फिल्मों में खलनायक अमूमन मुसलमान होता है, पर मनोज कुमार की फिल्मों में जो खलनायक होता था वो या तो कोई अंग्रेज होता था या फिर कोई अंग्रेजी दा पूंजीपति होता था। बॉलीवुड की दूसरी फिल्मों की ही भांति उनकी फिल्मों में एक मुस्लिम पात्र ऐसा जरूर होता था जो राष्ट्र प्रेम या फिर मानवता का पुजारी होता था। उनकी फिल्मों में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है वो आपस में भाई भाई की भावना का पूरा चरितार्थ करके सामने रखते थे, पर इसमें भारतीयता और देश से प्यार का जो एपिटोम होता है ना, वो जरूर होता था। मतलब आपको वहां पर देखकर ना उसमें बनावटीपन नहीं लगेगा। 80 का दशक जब देश में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के चलते देश का युवा सत्ता और समाज के खिलाफ बगावत करने पर उतारू था, देश के लाखों युवा एंग्री यंग मैन में अपना भविष्य ढूंढ रहे थे, ऐसे ही समय में एक मूवी आती है, रोटी कपड़ा और मकान। कई भाई बहनों वाले एक परिवार की कहानी होती है।
बड़ा भाई मनोज कुमार होते हैं, अपने छोटे भाई अमिताभ बच्चन को कुछ गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ लेते हैं। दरअसल गरीबी से जूझते परिवार में छोटा भाई बागी हो जाता है। एक एजेंट छोटे भाई को दिल्ली यूनिवर्सिटी में दंगे कराने, वीसी ऑफिस में आग लगवाने के लिए पैसे देता है और सीन दिल्ली के इंडिया गेट के पास का होता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है कि तुम देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। छोटा भाई कहता है कि जो देश मेरे पढ़े लिखे भाई को नौकरी नहीं दे सकता, जो देश हमें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, तो उसके लिए मैं क्या करूं फिर। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को थप्पड़ मारते हुए इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति की ओर इशारा करता है कि उन तमाम गुमनाम सिपाहियों का हवाला देते हुए कहता है कि देश तुम्हें क्या दे रहा है, इससे पहले यह सोचो कि तुम आखिर इस देश को क्या दे रहे हो। पूरी फिल्म मसाला होती है पर देश के लिए संदेश देकर जाती है। मनोज कुमार बेरोजगारी से जूझते हुए तस्कर बन जाते हैं। फिल्म में उस दौर की महंगाई पर व्यंग्य करते हुए मशहूर गाना आता है, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, सुपर डुपर हिट हुआ था। अपने दौर की उनकी सुपरहिट मूवी शोर में एक मिल मजदूर की जिंदगी, बच्चे की सर्जरी कराने के लिए पैसे इकट्ठा कराने की मशक्कत और 70 के दशक में महानगरों की गरीबी और बेबसी को दिखाती थी। उनकी खासियत यह थी कि आर्ट मूवी की तरह उबाऊ तरीके से अपनी बातें वो नहीं कहते थे। अपने दौर के सर्वश्रेष्ठ संगीत में पिरोई हुई कहानियों के माध्यम से देश की हकीकत को आम लोगों तक पहुंचाते थे। शोर एक बहुत ही सैडिस्टिक मूवी मानी जाती है, लेकिन उसका एक गाना है, एक प्यार का नगमा है, जिंदगी में उम्मीद जगाता है। इस गाने को बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने पिछली सदी का सबसे लोकप्रिय गाना माना है और आज भी आपके घरों में जब यह गाना बजता होगा तो कोई ना कोई तो होता होगा जो इस गाने को सुनकर रुक जाता होगा। ऐसे ही 1975 में रिलीज हुई रोटी कपड़ा और मकान हो या उसके बाद 10 नंबरी, पहचान, क्रांति, ये सब फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। जब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के स्टारडम का दौर था, जब अमिताभ बच्चन को वन मैन इंडस्ट्री का खिताब दे दिया गया था, उस समय भी मनोज कुमार की क्रांति बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही थी। 1981 में आई सुपरहिट हुई क्रांति के सामने अमिताभ बच्चन की सुपर डुपर हिट लावारिस और नसीब की चर्चा फीकी पड़ गई थी। ये कद था मनोज कुमार का, जिनको कि शायद उनके नाम का वो हिस्सा नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। मनोज कुमार, भरत कुमार ऐसे ही नहीं बने थे। एक के बाद एक उन्होंने देश प्रेम से ओतप्रोत ऐसे कई सारे आर्ट वर्क सिनेमा के तौर पर हमारे सामने रखे थे जो कि आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं अगर हम उनमें कुछ ढूंढना चाहें तो। जाहिर सी बात है, हर समय के दौर के साथ में सिनेमा का फ्लेवर भी बदलता है, लेकिन कुछ फ्लेवर ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं और जब आप इन फ्लेवरों को समझ लेते हैं तो आप फिर उनसे पीछे नहीं हट सकते। चाहे क्रांति हो, चाहे पूर्व और पश्चिम हो, चाहे रोटी कपड़ा मकान हो, ये सब मूवीज़ ऐसी हैं जिनको कि आपको एक बार बैठकर ज़रूर देखना चाहिए अगर आप वाकई में एक बार आत्मचिंतन करना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आप मनोज कुमार AKA भारत कुमार के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।